आई थिंक नाउ इट इज प्रॉपरली ऑडिबल. अभी क्लियरली ऑडिबल है. अभी आ रही है आवाज. आई होप इट इज ऑडिबल नाउ. हाँ, अभी आने लगे आवाज. आई थिंक अब आप सभी को सुनाई दे रहा है सही से. ओके, तो चलिए मैं बात कर रहा था कि इस समय अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा है. उन टॉपिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि हम लोगों ने स्टार्ट की थी परिसंचरण तंत्र को लेकर. परिसंचरण तंत्र के साथ साथ हम लोगों ने बात की कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था श्वसन तंत्र को लेकर. श्वसन तंत्र को लेकर ठीक है. हार्ट के बारे में एक बार फिर से बात कर लेंगे. श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस किया, स्टार्ट किया था. और श्वसन तंत्र के साथ साथ हम लोग को पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है. और साथ ही हम लोगों को यह भी देखना है कि तंत्रिका तंत्र जो है वह क्या है, इसके क्या काम है, इसको भी हम लोग देखेंगे. ठीक है. बायो में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वह 2-3 स्पेसिफिक एरिया से आएंगे. पहला आपका क्वेश्चन बनेगा कोशिका को लेकर. कोशिका वाला जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से रिवाइज करना. कोशिका को लेकर जो नोट्स मैंने दिए हैं उनको ही आप रिवाइज करना, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा. ठीक है. दूसरी चीज अगर हम देखें तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र, यानी कि जो हमारा ब्लड वाला जो पार्ट है इससे हमें ध्यान से देखना है. हाँ, बस नोट्स ही पढ़े उतना ही काफी है. जब आपको साइंस टेक पढ़ना होगा तो आप उसको करंट अफेयर से जोड़कर देखना. देखो, 2 सब्जेक्ट है आपके पास, एक है इन्वायरमेंट और दूसरा है साइंस. इन्वायरमेंट और साइंस जो है वो बहुत ही डायनेमिक चैप्टर्स, बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है. इन्वायरमेंट में फिर भी आपको कुछ स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है एनसीईआरटीज वगैरह से. लेकिन अगर हम लोग बात करें साइंस में, तो साइंस में आपको स्टैटिक क्यों नहीं पढ़ना है इसको समझो. जो क्लास 10th का या 11th का अगर आप एनसीईआरटी का बुक ओपन करके देखोगे, आपको क्या मिलेगा कि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सपेरिमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इक्वेशन सॉल्व किया हुआ, ये सारी चीजें मिलेंगी. वो आपके लिए जरूरी नहीं है, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है. इसीलिए जनरल साइंस की जो अगर आप बुक की बात करते हो या किसी चीज की बात करते हो, तो जनरल साइंस जब आप यूपीएससी के हिसाब से देख लो तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी. जो नोट्स है उसको आप देख लो, उतना मोर देन सफिशिएंट होगा. ठीक है. चलिए, तो हम लोगों ने श्वसन तंत्र के बारे में, काफी तेज आ रही है चलिए, ये भी अच्छा है कि आपको अब साउंड प्लेलिस्ट, देखो साउंड तेज आ रही है तो आप लोग तो कम कर ही सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है. चलिए, तो हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे श्वसन तंत्र के बारे में. श्वसन तंत्र को स्टार्ट किया था, उसके पहले आप में से एक का क्वेश्चन था हार्ट को लेकर. अब देखो, हार्ट को लेकर इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप. हार्ट का सिंपल सा हमने एक, हार्ट के फिगर पे मत जाओ. हार्ट का सिंपल हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसको ध्यान दो. हार्ट में हमने देखा कि हार्ट हमारा 4 चेंबर का बना होता है. हार्ट जो है वह 4 अलग अलग चेंबर है, 4 अलग अलग खाने हैं, इसमें 4 अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं. इन चारों ब्लॉक का अपना अपना काम है. जो ऊपर का पार्ट है, जो ये ऊपर का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आलिंद, या राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, इस टाइप से बोलते हैं. तो मान लो ये हमारा हो गया लेफ्ट आर्टियम या बाया आलिंद. ये हमारा हो गया बाया आलिंद. दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो गया दाया आलिंद. ठीक है, दाया आलिंद. आप ये मत सोचना कि ये तो हमारे लेफ्ट साइड में आ रहा है तो फिर इसको दाया और बाया उल्टा क्यों लिखा हुआ है. ये यहां पर लिखने का कारण यह है कि जैसे मान लो हार्ट आपके सामने इधर ऐसे रखा हुआ है, तो हार्ट का ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट हो गया और ये जो पार्ट हो गया वो राइट हो गया. तो आप समझो कि आप बोर्ड के सामने खड़े हो, पीछे में आपके हार्ट रखा हुआ है, तो ये हार्ट का लेफ्ट साइड ये हुआ, राइट साइड ये हुआ. ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट आर्टियम या बाया आलिंद. दूसरा जो है वो है बाया निलय. बाया निलय. और इस साइड में हमारे पास हो गया दाया निलय.
अब हार्ट जो है हमारा, ये 4 चैम्बर का बना हुआ है और इसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ब्लड को हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाना। क्यों पहुंचाता है? आखिर यह काम यह करता क्यों है? ये जो हमारा हार्ट है, ये आखिर ये क्यों काम करेगा? देखो, सीधी सी बात है कि अगर हम अपने बॉडी में देखें, अगर हम अपने शरीर में देखें, तो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जब इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो यह लगातार बनी रहनी चाहिए और ब्लड खुद से तो नहीं दौड़ता रहेगा। अगर हम किसी भी, जैसे मान लो अगर आपके पास व्हीकल है, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, तो आप उसमें उस व्हीकल को चलाने के लिए आप ईंधन डालते हो और फिर इंजन मौजूद होता है। मान लो आपके पास बाइक है, आपके पास एक बाइक है, तो उस बाइक में इंजन होता है और वह इंजन क्या करता है? इंजन उस पूरे बाइक को एक एनर्जी देता है जिससे वह आगे बढ़ पाए। तो सेम काम हमारा हार्ट करता है ब्लड के लिए, कि ब्लड को अगर पूरे शरीर में, ब्लड को अगर पूरे शरीर में संचारित होना है, ब्लड को पूरे शरीर में अगर प्रवाहित होना है, तो उसके लिए उसको ऊर्जा चाहिए। अब यह ऊर्जा डायरेक्ट ब्लड में तो है नहीं, तो इसको कौन फोर्स कर रहा है? कौन इसको पंप कर रहा है? इसको पंप करने का काम करता है हमारा हार्ट, जो हमारा हृदय है, वह इसको काम करता है। ठीक है, तो इसका मेन काम है पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि शरीर में ब्लड को, यानी कि रक्त को संचारित करने के लिए एक जो पुश चाहिए, एक जो उसको धक्का चाहिए, एक जो फोर्स चाहिए, जो बल चाहिए, वो हार्ट देता है। और यहां पे हार्ट में ब्लड कलेक्ट भी होता है और हार्ट से ब्लड पंप आउट भी होता है। मेन यहां पे रिक्वायरमेंट यह है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड हमें पहुंचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमें निकालना है। तो पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, वह पहुंच जाता है कहां पे? मान लो ये हमारा एक बॉडी का, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि बॉडी का ये पार्ट है। ठीक है, तो बॉडी से जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है, वो पहुंच गया दाएं आलिंद में। यहां पे सब में कार्बन डाइऑक्साइड था, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा थी, ये पहुंच गया दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से आने के बाद यह धीरे धीरे यहां पे जमा होता गया, नीचे की तरफ आया, किसमें? दाएं नीलय में। दाएं नीलय में जब ये आ जाएगा, तब इसको पहुंचाना कहां है? अब इसको पहुंचाना है फेफड़े के पास। तो फेफड़े के पास पहुंचाने के लिए एक बार फिर से यहां पे हृदय जो है वो एक फोर्स लगाएगा और यहां से फोर्स लगा के इसी को पहुंचा देगा फेफड़े के पास। फेफड़ा के पास पहुंच गया। क्या? फेफड़ा में जैसे ही ये ब्लड गया, अब यहां पे जो ब्लड है उसका ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीजन जो है उसमें आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अब यहां पे एक्सचेंज हो गया फेफड़ा में। कैसे होगा वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा, इसी फेफड़े में से जो अब ब्लड, जो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो गई है, वह ब्लड एक बार फिर से पहुंचेगा कहां? हमारे हार्ट में। एक बार फिर से ये पहुंच गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट में पहुंच गया। यहां से निकला था, यहां पे अभी भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, फेफड़े में आया, फेफड़े में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया गया और ऑक्सीजन को एंटर करा दिया गया। ऑक्सीजन अंदर आ चुका है। ऑक्सीजन जैसे इसमें अंदर आ गया, अब यही जो ब्लड है वह फिर फेफड़े से होता हुआ हार्ट में जाकर बाएं आलिंद में जाकर जमा होगा। बाएं आलिंद में जमा होने के बाद यह बाएं निलय में प्रवेश करेगा और वहां पर जमा होगा। जब यह बाएं निलय में प्रवेश कर चुका है, फिर यहां पे हार्ट एक बार फिर से इसको पंप करेगा और पंप करके कहां पहुंचाएगा? बॉडी के बाकी सभी पोर्शंस में। यहां पे ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वह बॉडी के पोर्शंस में पहुंच गया। तो हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ पंपिंग का है, यानी कि ब्लड को धक्का देकर आगे बढ़ाने का काम ये हमारा हार्ट काम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सबसे पहला बात हो गया कि हार्ट आखिर रोल क्या है। आई होप अभी क्लियर है हार्ट के रोल में। और कोई डाउट? आई होप इट इज क्लियर।
आई होप इस हार्ट वाले में दायां निलय और बायां निलय एक ही बार पंप करता है। देखो दायां निलय जो है ना, दायां निलय जो है यह पहुंचाता है फेफड़े के पास, और बायां निलय जब फेफड़े में से यह ब्लड आ चुका है। अब देखो इसका मतलब यह नहीं कि इतना देर तक हार्ट रुका रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसको आप समझो ये जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होने का मतलब क्या होता है कि लगातार यह चलता रहता है। ऐसा नहीं कि ये जो ब्लड गया वही वापस आएगा, पहले से बाकी ब्लड भी तो यहां पे स्टॉक में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि हमारा ब्लड का कभी रुका हुआ है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। आप ये समझो कि 1 घंटे में जितनी बार आपकी हार्ट बीट कर रही है उतना तेजी से ब्लड नहीं जा रहा है, उतनी तेजी से यहां पे ब्लड नहीं जा रहा है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि लगातार उसको पुश किया जाता है। जैसे मान लो आप पंप लगाते हो ना, जैसे मान लेते हैं कि आपने मोटर लगाया घर में, मोटर लगाया अगर घर में, तो मोटर से कंटिन्यूअस पानी जाता रहता है ना, टंकी में जाकर जमा होता रहता है। तो ये कंटिन्यूअस पानी वाला जो पार्ट है कि कंटिन्यूअस पानी वहां पे जमा हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा ब्लड जो है वो कंटिन्यूअस फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से वापस आएगा, ये सारी चीजें चलती रहती है। चलिए, तो ये हमारा हार्ट का पहला पोर्शन हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। आज जो हमें देखना है वो है श्वसन प्रक्रिया। क्या? श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया। देखो, जब हम श्वसन प्रक्रिया की बात करते हैं तो श्वसन के बारे में मैंने आपको बताया था कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें यह देखने को मिलता है, जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, रक्त के माध्यम से, सॉरी, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करता है और यह हमारे फेफड़ों तक जाता है। फेफड़े से यह रक्त में प्रवेश करता है, रक्त से प्रवेश करके यह कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां पे कोशिकाओं के द्वारा इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है अपचय प्रक्रिया में, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में, और फिर वहां पे एनर्जी बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यही रिलीज होकर वापस से आता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जिस फ्लो चार्ट को आप बना लोगे तो आपको आसानी से याद भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा इसका एंट्री पॉइंट होगा, जो सबसे पहला एंट्री पॉइंट होगा वो होगा नोज का। ठीक है, कि सबसे पहले नोज में यानी कि नाक में, या फिर इवन आप इसको नाक या मुंह दोनों भी काउंट कर सकते हो, नाक या मुंह दोनों से ही एंट्री होती है ऑक्सीजन की। यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, नाक और मुंह से होने के बाद यह पहुंचेगा जो श्वास नली है उसमें, जो श्वास नली है यहां तक पहुंचेगा, श्वास नली जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। क्या? श्वास नली या जो ट्रैकिया है, इसी को विंड पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। तो इसमें यह पहुंचेगा। विंड पाइप के बाद यह पहुंचता है हमारे लंग्स में, यानी कि यहां से हमारे फेफड़े में यह पहुंच जाएगा, फेफड़ा में पहुंच जाएगा। फेफड़े में ब्रोंकियल ट्यूब्स, ब्रोंकाई, इन सब से होते हुए जो एक लास्ट स्ट्रक्चर बनता है वह बनता है एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली। ठीक है, यह हमारा बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैलून की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एल्वियोलाई में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ऑक्सीजन गया, यहां से भी ऑक्सीजन गया, यहां से भी ऑक्सीजन गया और एल्वियोलाई में पहुंचा। एल्वियोलाई में जुड़ा होता है हमारा रक्त केशिया। एल्वियोलाई जो है वो रक्त केशिया के साथ जुड़ा होता है, रक्त केशिया के साथ जुड़ा होता है, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके साथ यह जुड़ा हुआ होगा, रक्त केशिका के साथ जुड़ा होता है। यह हमारा रक्त केशिका, रक्त केशिका के साथ रक्त केशिका के साथ यह यहां पे जुड़ा होगा। ठीक है, अब इस रक्त केशिका में ऑक्सीजन पहुंचा, इस रक्त केशिका में
हमारे पास मौजूद क्या है? यहां पे मौजूद है हमारे पास रक्त, और इस रक्त में क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब यह जो ऑक्सीजन है वह हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेगा। यह ऑक्सीजन जो है वह हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। और रक्त से यह हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचेगा, यह पहुंच जाएगा कोशिका तक, कोशिका तक। पहले हमने देखा कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन पहुंचा, एल्वियोलाई से जुड़ा हुआ होता है हमारा रक्त केशिका। रक्त केशिका जुड़ा होता है जिसमें रक्त मौजूद है। इसी रक्त में हमारे पास हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जो हमने देखा था कि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो इसके अंदर में हीमोग्लोबिन मौजूद है, और इस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर बना लेता है, और हीमोग्लोबिन से फिर यह पहुंचता है कोशिका तक। हीमोग्लोबिन से फिर यह पहुंचेगा कोशिका तक। कोशिका में इस ऑक्सीजन के इस्तेमाल से, इस ऑक्सीजन के इस्तेमाल से, इस ऑक्सीजन के इस्तेमाल से यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा अपचय प्रक्रिया। अपचय प्रक्रिया जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में होता क्या है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, यह प्रक्रिया यहां पर देखी जाती है। तो इस कोशिका में जैसे यह पहुंचता है, अब यहां पे मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया यानी कि अपचय की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब यहां से भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद यहीं पे इसी मेटाबॉलिज्म के यहां पे निकलेगा CO2 प्लस ऊर्जा। CO2 भी निकलेगी और ऊर्जा भी निकलेगी। अब ये जो CO2 है वह वापस कोशिका से कहां पहुंचेगा? यह पहुंचेगा वापस से हमारे रक्त में। यह जो CO2 है वह वापस से इसी कोशिका से हमारे रक्त में यहां पे पहुंच जाएगा। अब ये CO2 जा रहा है जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। ये CO2 भी इस हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और CO2 अब आगे जाएगा। यहां से पहुंचा ये, फिर रक्त से रक्त केशिका में पहुंचा, रक्त से रक्त केशिका के माध्यम से अब यह आगे बढ़ेगा। यहां से फिर यह पहुंचेगा हमारे एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई तक। यहां से फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे पहुंचा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमारे नोज तक पहुंचा, और फिर ये बाहर निकल गया। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है, ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है। एल्वियोलाई क्या है मैं आपको उसका अभी फिगर दिखा दूंगा। एल्वियोलाई जो है एक बहुत ही छोटा सा बैलून के तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है जो हमारी केशिकाओं से जुड़ी होती है। मैं आपको इसका एक फिगर दिखाता हूं, ठीक है। इस एल्वियोलाई का मैं आपको फिगर दिखाता हूं। देखो, ये जो छोटे छोटे आपको बैलून के तरीके के जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे बैलून के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यही हमारे एल्वियोलाई हैं, ठीक है। ये जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है, ये एयर सैक है, मतलब इसमें हवा के गुब्बारे हैं। हमारे लंग्स के अंदर में, हमारे फेफड़ों के अंदर में यह हवा के गुब्बारे हैं, और इन्हीं से हमारी रक्त केशिका जुड़ी हुई होती है, इन्हीं से हमारी रक्त केशिका जुड़ी हुई होती है। तो ये छोटे छोटे बैलून के आकार के, छोटे छोटे बैलून के आकार के स्ट्रक्चर से संरचना है जो हमारे लंग्स के अंदर में, फेफड़ों के अंदर में मौजूद होती है, और यह केशिकाओं से जुड़ी होती है। तो जो ऑक्सीजन यहां पे आया है ना, यही ऑक्सीजन अब केशिका में चलता चला जाएगा। यही जो ऑक्सीजन है वह हमारे केशिकाओं में चला जाएगा, और फिर वहीं पे रक्त केशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड यहां से O2 चला गया रक्त केशिका में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वापस से इसी एल्वियोलाई में पहुंच गया। तो ये बैलून की तरह का स्ट्रक्चर है जो यहां पे मौजूद होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, वह जनरली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही ज्यादातर एब्जॉर्ब करता है, ज्यादातर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ऐसा नहीं कि सब पूरा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि पूरा ऑक्सीजन यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखो, बात क्या होती है कि मान लो जैसे ये बैलून पूरा फुल गया, ठीक है। अब बैलून जब पूरा फुल गया
तो उसके बाद इसमें से कुछ पार्ट जो है ऑक्सीजन वह ब्लड में चला जाएगा, और जो नहीं गया, जब फिर से जो फेफड़े हैं जब वो सिकुड़ेंगे, जैसे फेफड़ा क्या होता है, यह विस्तारित होता है और संकुचित होता है। तो जब फेफड़े का विस्तार होता है तो मींस बाहर से जो हवा है वह एंटर करके यहां तक पहुंचती है, और जब संकुचित होगा तो फिर यहां से जो हवा है वह बाहर की ओर निकल जाएगी। तो जितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया वो हो गया, फिर अगली बार फिर से आना। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एक बार सांस ले ली उसके बाद बोलेंगे चलो अब 1 घंटे के बाद सांस लेते हैं। तो सांस लेना भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारे फेफड़ों का संकुचित होना या विस्तारित होना, यह भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पे ये जो फेफड़े का जो पार्ट है, जो एल्वियोली है, इसी से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन जो है वो बाहर ही निकलेगा। जैसे जब हम सांस छोड़ते भी हैं तो लोग बोलते हैं कि सांस में जो सांस निकली है उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बट आप एक चीज याद रखो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, बाकी जो गैसेज है वह भी वहां पे मौजूद है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होता है, और ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा जो हम श्वास छोड़ते भी हैं उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक होती है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कुछ होती है 0.03%। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03 या 0.4%, इतनी कम मात्रा होती है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसकी मात्रा लगभग 10 गुना अधिक होती है, लगभग 10 गुना से अधिक, कुछ में ज्यादा कुछ में कम। तो ये पार्ट यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं कि उसमें पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ही है, हां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है या सिर्फ ऑक्सीजन है, बाकी सारी गैसेज जो है वह भी यहां पे होंगे। चलिए, तो ये तो हमारा एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हुआ। एक बार फिर से यहां पर ध्यान देना कि जब हम बात करते हैं श्वसन प्रक्रिया की, तो श्वसन प्रक्रिया का ये पूरा फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट की मदद से आप इसको समझ सकते हो कि सबसे पहले नाक या मुंह के द्वारा जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी जो भी गैसेज है वो हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने के बाद वह जाती है ट्रैकिया में, विंड पाइप में, और यहां से सेपरेट हो जाती है। अब यहां से यह ट्रैकिया जो है इसको फेफड़े के पास लेकर आएगा। फेफड़े में जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर और जो सबसे मेन स्ट्रक्चर है जहां पे काम होगा वो होगा एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली में जैसे ये पहुंचेंगे, इसको वायु कोशिका भी कभी कभी बोल देते हैं। एल्वियोली में जैसे ये पहुंचेंगे, एल्वियोली जुड़ी होती है रक्त केशिका से। एल्वियोली हमारी जुड़ी होती है रक्त केशिका से। तो रक्त केशिका में मौजूद होगा रक्त में मौजूद होगा हीमोग्लोबिन। तो यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और फिर इस हीमोग्लोबिन और रक्त के माध्यम से यह पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। ऑफ कोर्स इसमें हेल्प लगेगी हार्ट की भी, जो हमारा हृदय है वह भी इसमें हेल्प करेगा। हमने पहले ही देखा था कि जब फेफड़ों से जब रक्त निकलेगा तो उसको शरीर के अनेकों हिस्सों तक पहुंचाने के काम में आता है हृदय जो है उसको एक्स्ट्रा पुश देगा। बट हृदय का ऐसा नहीं कि इसमें ऑक्सीजन के साथ वो कोई हेरफेर कर रहा है, वो बस ब्लड को पंप कर रहा है, वो बस ब्लड को यानी कि रक्त को पंप कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये रक्त जो है वो हार्ट से होकर पास करेगा और फिर हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। जब ये हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंचा तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपचय की प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होगी। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों को या भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। भोजन से ऊर्जा जनित की जाती है, भोजन से ऊर्जा जनरेट की जाती है। तो इस मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में एक तो ऊर्जा मिलेगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड इस कोशिका से पहुंच जाएगा हमारे रक्त में वापस से
हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और यहां से फिर यह रक्त केशिका के माध्यम से लास्ट में पहुंचेगा कहां? एल्वियोलाई तक। यहां पे भी ऑफ कोर्स आप हार्ट का रोल देख सकते हो कि पहले हार्ट में जमा हुआ और हार्ट के बाद इसको पंप करके कहां पहुंचाया गया? इसको पंप करके पहुंचाया गया हमारे फेफड़े तक, तो वहां तक वापस से इसको पहुंचाया गया। तो ये एक पार्ट है कि यहां से केशिका से फिर पहुंचा एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बाहर की ओर निकलेगा, और बाहर की ओर निकल के फेफड़े के थ्रू, फिर श्वास नली, और फिर हमारे नाक या मुंह के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हमारे शरीर का एंट्री एग्जिट, और साथ में यह है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। यह है मेन रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसमें कोशिका में हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में इस श्वसन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इसको कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया भी बोलते हैं। क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा। कुछ लोग तो बस नाम डिस्कस कर रहे हैं, काशी से हैं, कहां से, वो डिस्कस कर रहे हैं, बट बाकी लोगों को आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपना नोट्स बना लेना। बताएं अनीश, क्या डाउट है? इस टॉपिक से रिलेटेड क्या डाउट है? क्लास नोट्स या उस दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हो। देखो, पीडीएफ में मैं शॉर्ट नोट्स लिखता चलता हूं, साथ में आपको मैं ये बताता चलता हूं कि कहां पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है। ठीक है। हार्ट का रोल है, देखो हार्ट का रोल इसमें क्या है कि यह ब्लड को पंप करेगा, इसलिए उसको हार्ट को बीच में लिखा नहीं, क्योंकि हार्ट का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हार्ट क्या काम करता है। हाँ, मंकी में हार्ट होता है, बिल्कुल होता है। देखो, जितने भी आपको जो मैमल्स वगैरह दिखेंगे ना, जितने भी मैमल्स दिखेंगे, लगभग सभी में सेम प्रोसेस होता है। डाइजेशन और बाकी सभी चीजें जो है ना, वो लगभग सभी में सेम क्वेश्चन होता है, चाहे मंकी हो या बाकी हो, मैमल्स में होता है। ठीक है। आप देखोगे, अगर आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखी है, तो मंकी को भी वो सीपीआर दिया जाता है, कि कभी कभी वो, जैसे आपने छोटे जानवरों को भी देखा होगा कि सीपीआर दिया जाता है। तो सीपीआर ये सब जो चीजें हैं ना, वो दी जाती है, मींस जो चेस्ट कंप्रेशन वगैरह करके उसको वापस से जिंदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो किया जाता है। ठीक है। हार्ट का जो रोल है, शिवी मैंने अभी बताया, शिवली नाम है शायद आपका, तो मोहम्मद शिवली, मैंने अभी बताया कि हार्ट का रोल है ब्लड को पंप करने में। देखो, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसकी अपनी मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। किसी की हृदय गति तेज हो सकती है, किसी की धीमी हो सकती है, तो जैसा जिसका रिक्वायरमेंट है, उसका हार्ट का चेंबर कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें जो है वह डिपेंड करती है। हरियाणा में, हाँ साइंस, देखो साइंस सभी पीसीएस में आती है। पीसीएस में थोड़ा सा नाम वगैरह भी पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है महाधमनी का, महाधमनी बेसिकली वही हमारी जो धमनी है, जिससे हमें जो हार्ट जब पंप करती है ना, हार्ट जब पंप करती है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, उसको जब पंप करती है, तो फिर उसको ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर सभी जगह पर लेकर जो जाती है, वो महाधमनी है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म वह प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके भोजन को चेंज किया जाता है, भोजन को चेंज किया जाता है ऊर्जा के रूप में, भोजन से ऊर्जा निकाली जाती है। हाँ, क्लास नोट्स याद कर लो, इतना काफी है। ठीक है। मच्छर में कितने हार्ट में चेंबर होता है? चलो, ये क्वेश्चन रिसर्च का है। क्या नाम है आपका? गणेश।
ये क्वेश्चन जो है वो रिसर्च का है। इसके लिए आपको स्पेशली बुलाया जाएगा। एक मच्छर को हम लोग पकड़ के लाते हैं, उसके हार्ट के चेंबर को हम लोग मॉनिटर करेंगे और फिर हम लोग वहां से निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं इससे आगे। देखो, ये तो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या काम होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग अगले प्रोसेस पे आते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में लिख लीजिए। श्वसन तंत्र के माध्यम से श्वसन तंत्र के माध्यम से श्वसन तंत्र के माध्यम से मेटाबॉलिज्म किसी नहीं, मेटाबॉलिज्म जो है वो हर एक कोशिका में होगी। विकास, जो मेटाबॉलिज्म है वो हर एक कोशिका में होगी। चलिए, इसमें आप लिखेंगे श्वसन तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर में श्वसन तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। श्वसन तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके साथ साथ श्वसन तंत्र के माध्यम से हमें बात करने की भी या हमें बात करने की या किसी चीज को सूंघने की सुविधा मिलती है। या किसी चीज को सूंघने की सुविधा मिलती है। या किसी चीज को सूंघने की सुविधा मिलती है। श्वसन तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर नमी बरकरार रखी जाती है। नमी बरकरार रखी जाती है। नमी बरकरार रखी जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, श्वसन प्रणाली में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, जिसकी मदद से अपचय प्रक्रिया पूरी की जाती है। श्वसन प्रणाली में एल्वियोली के माध्यम से रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के द्वारा
रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है, ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है एवं 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 इसी माध्यम से इसी माध्यम से इसी माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड इसी माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है, इसी माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है। चलिए, तो ये हमारा श्वसन प्रक्रिया है जिसमें हमने देखा कि श्वसन प्रक्रिया का काम क्या होता है या श्वसन प्रक्रिया के तहत क्या काम किया जाता है। हार्ट का भी इसमें रोल है, क्या रोल है वो मैंने बता दिया। यूपीएससी के क्वेश्चंस भी हम कराते चलेंगे। जैसे ये बायो का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है ना, तो हम लोग लगभग 20-30 क्वेश्चंस एक साथ उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं श्वसन प्रक्रिया के आगे। एक और प्रणाली है जो है पाचन तंत्र, जो है हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो आखिर ये पाचन तंत्र है क्या और इसमें कैसे काम होता है, इसको भी हम लोग जरा एक बार देखते हैं। पाचन तंत्र का भी हम लोग एक बार फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा पाचन तंत्र काम कैसे करता है। अजय, आप जो कमेंट दे रहे हो कि सांप में हार्ट होता है कि नहीं, आपको क्या लगता है कि यूपीएससी आपसे क्यों पूछेगी कि सांप में हार्ट होता है या नहीं होता? जो आप उस समय से लगातार, इतना तो सांप ने खुद के बारे में नहीं सोचा होगा जितना आपने सांप के बारे में सोच लिया। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले टॉपिक पे, पाचन तंत्र। जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा पाचन तंत्र है, इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा हमारा कहां से स्टार्ट होता है, कैसे काम करता है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फूड है, जो भोजन है, वो हमारे मुंह से एंटर करता है। यहां से हमारा जो भोजन है वह एंटर करेगा, भोजन हमारा मुंह में एंटर करता है। और इस प्रक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं, पाचन तंत्र में क्या क्या काम होता है, इसको हम लोग देखते हैं। पाचन तंत्र कैसे काम करता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यह एंटर करेगा हमारे मुंह से और फिर यहां पे पहुंचेगा एक डाइजेशन की प्रक्रिया इस मुंह के अंदर में ही स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं दोनों को सेम लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं इसका कारण है, ये हमारा ओरल कैविटी है या फिर हमारा मुंह का जो आकार है जहां से भोजन एंटर कर रहा है, भोजन यहां से एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद मुंह में ही पाचन की प्रक्रिया जो है वह स्टार्ट हो जाती है। पाचन की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होगी? आप सभी को मालूम है कि हमारे पास जो दांत है, उस दांत की मदद से हम जो भी फूड आता है या जो भी भोजन आता है उस भोजन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित करते हैं, क्या? यानी कि भोजन को छोटे टुकड़ों में विखंडित करना, भोजन को विखंडित करना। तो ये हमारा सबसे पहला काम है जो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि भोजन सबसे पहले यहां पे विखंडित होना स्टार्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में यह बट जाता है, क्या? छोटे छोटे टुकड़ों में यह बट जाता है। अब इसके बाद दूसरी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है कि यहीं पे हमारे पास लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हमारे सलाइवा में मौजूद होता है, ठीक है। तो यहां पे लाइसोजाइम के द्वारा
पाचन। तो पाचन की जो प्रक्रिया है वो हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली तो बात यह है कि यहां पे जो भोजन है वो विखंडित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। देखो क्वेश्चन कहां पे बन सकता है, जैसे जब आपको यूपीएससी अगर मान लो डाइजेशन के बारे में पूछती है तो ये जरूर पूछा जाएगा कि डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कहां से होती है। तो स्टार्ट जो है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन का मतलब ही होता है कि जो फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, जो हमारा भोजन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला काम यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित कर दिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। और यहां पे जो लाइसोजाइम जो मौजूद होगा, जो सलाइवा में जो लाइसोजाइम मौजूद होगा, उसकी मदद से भी पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट, अब यहां से क्या होगा, अब जो भोजन बच गया है वह भोजन नली के द्वारा, वह जो है वो ग्रास नली या भोजन नली जो है इसके द्वारा अब नीचे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट आएगा जो होगा ग्रास नली। ग्रास नली जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसी को एसोफेगस भी बोला जाता है, कई बार यही ओएसोफेगस भी लिखा रहता है। तो ये तीनों चीजें सेम है। ठीक है, ओएसोफेगस, एसोफेगस, फूड पाइप, ग्रास नली या भोजन नली, यह सभी चीजें सेम है। इसमें यह मत सोचना कि दूसरा वाला नाम कहां से आ गया या क्या स्पेलिंग में गलत है। ओएसोफेगस को या एसोफेगस को दोनों तरीके से डिनोट किया जाता है, कभी कभी ओ से भी लिखा रहता है, कभी सिंपली ए से भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जैसे आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, एक है एस्टिवेशन ए से भी लिखा जाता है, ई से भी लिखा जाता है। क्या, तो वैसे ही फूड पाइप, एसोफेगस, ओएसोफेगस या ग्रास नली। अब यहां पे पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होगी, ये सिर्फ एक पासिंग का एक डक्ट बना हुआ, एक पाइप बना हुआ है जिससे भोजन नीचे की ओर आएगा। क्या, इससे भोजन जो है वह नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो यहां से ग्रास नली से यह फिर पहुंचेगा हमारे उदर में या फिर पेट में, यह हमारे पेट में एंटर करेगा, स्टमक में एंटर करेगा। अब देखो, अब यहां पे डाइजेशन का मेन काम यहां से स्टार्ट होता है। वैसे तो डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है मुंह से ही, ठीक है, जहां पे लाइसोजाइम मौजूद है, यहां से भी पाचन स्टार्ट हो गया। यहां पे साथ में हमारे पास जो फूड है वह भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो ये सभी चीजें यहां पे चल रही है। अब जब हम पहुंचते हैं पेट के पास, जब ये स्टमक में एंटर करेगा, तो फिर यहां पे क्या होगा, जब यह पेट में एंटर कर जाता है, तो यहां पे कई चीजें साथ में चलती हैं, कई चीजें यहां पर साथ में चलेंगी। क्या, पेट के द्वारा यहां पे एक एसिड रिलीज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वह सब एक बहुत ही पावरफुल अम्ल होता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल अम्ल होता है। वैसे तो जैसे ही मुंह में फूड आता है, यहां पे जो लाइसोजाइम है, यहां पे भी कुछ कीटाणुओं जो है वो खत्म हो जाते हैं। कीटाणुओं का खात्मा यह मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कीटाणुओं का खात्मा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर कुछ बच गया है तो वह पहुंचेगा हमारे पेट में, और यहां पे मौजूद होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह एक सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल में से एक जाना जाता है। और जब यह स्ट्रॉन्ग अम्ल में कोई भी बैक्टीरिया या बाकी चीजें आएंगी तो उसको खत्म करने का यह कोशिश करता है। तो यहां पे जो जीवाणु होंगे, यह जो HCl है वह जीवाणुओं को खत्म करता है। ठीक है, अब ये पार्ट हो गया इस पेट में जीवाणु जो है वह खत्म हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, देखो, अब अगर मान लो हमारे बॉडी में, अगर मान लेते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसमें अगर HCl रिलीज हो,
तो HCl रिलीज होने का मतलब है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होने का मतलब है कि अब यहां पर हमारे पेट के लिए भी, हमारा पेट का जो स्टमक का जो वॉल होगा, जो उधर का जो एक इसके चारों तरफ जो स्किन होगा, उसके चारों तरफ जो कोशिका होंगी, उनके भी डैमेज होने का खतरा रहता है। क्या? उनके भी डैमेज होने का खतरा रहता है। तो अब यहां पे काम कैसे होगा? यहां पे रिलीज होता है म्यूकस, ठीक है, यहां पे मौजूद होता है म्यूकस, ठीक है। तो यहां पे एक रिलीज होगा म्यूकस, और यह जो म्यूकस है यह क्षारीय होता है, यह जो है क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ जो है वह मौजूद होता है, जिसको बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। अब देखो, इस क्षारीय पदार्थ या श्लेष्मा भी बोलते हैं, म्यूकस को श्लेष्मा भी बोलते हैं, क्षारीय पदार्थ है, यह एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा कि स्टमक के ऊपर, पेट के ऊपर इस एसिड का प्रभाव ना हो, इस एसिड का प्रभाव ना हो, इसके लिए यहां पे म्यूकस मौजूद है, ठीक है। अब एक साथ यहां पे जो पाचक एंजाइम्स हैं, पाचक एंजाइम्स हैं वह भी आएंगे। इसी पेट में जो पाचक एंजाइम्स हैं, पाचक एंजाइम वह निकाले जाएंगे, मतलब पेट के द्वारा पाचक एंजाइम जो है वह भी निकाले जाएंगे। और इस पाचक एंजाइम के द्वारा हमारे जो भोजन है उसको पचाने की कोशिश की जाएगी, उसको चेंज करने की कोशिश की जाएगी। उसको चेंज करने का मतलब क्या है? उसको सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही मेन काम होता है। क्या कि भोजन अलग अलग वैरायटी का होगा, तो उसको सिंपल ग्लूकोज में, प्रोटीन में, इन सभी में तोड़ना, यही काम होता है पेट के अंदर में, ठीक है। तो ये मेन काम यहां पे होगा कि पाचक एंजाइम होंगे, उनको छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड में, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो छोटे छोटे यौगिक हैं, छोटे यौगिकों में इनको परिवर्तित किया जाता है। पर पाचन का मतलब सिर्फ ये होता है कि इनको छोटे यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। अब देखो यहां पे, अब देखो एक चीज को समझना, यहां पे एक और रोल होता है, और वो होता है जीवाणुओं का। जीवाणु का, ठीक है। अब देखो जीवाणुओं का क्या रोल होता है कि हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब देखो यहां पे यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा था, इसको जरा ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चंस पूछने का तरीका हो सकता है। वो आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में नहीं पूछेंगे डायरेक्टली। साइंस आपको कहां पे हेल्प करता है, साइंस आपको कहां पे हेल्प करता है, इसको आप यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में, पाचन तंत्र के अंदर में हमारे पास बहुत सारे जीवाणु मौजूद होंगे, बहुत सारे जीवाणु मौजूद होंगे जो पाचन की प्रक्रिया में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, जो पाचन की प्रक्रिया में मदद करेंगे। और क्वेश्चन क्या पूछा गया यूपीएससी के द्वारा? क्वेश्चन था 2023 में, 2023 में क्वेश्चन था कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम पीएच कंडीशन। कुछ सूक्ष्म जीव अत्यधिक पीएच कंडीशंस में या पीएच अवस्था में भी वह सरवाइव कर सकते हैं, या अत्यधिक अम्लीय अवस्था में भी वह सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। अब आप सोचोगे ये कहां से आ गया, ये क्वेश्चन आया कहां से? ऐसा तो हमने कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ा। तो आप यहां पे फिर आप ये लॉजिक लगाओ कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा कि पेट के अंदर में कुछ जीवाणु होते हैं, और वह जीवाणु हमें पाचन तंत्र में मदद करते हैं। अब यह जीवाणु किस पीएच पे है? आप देखो यहां पे क्या निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब पीएच हो गया 1 या 2 के आसपास में, यानी कि बहुत अधिक अम्लीय स्थिति में भी कुछ जीवाणु ऐसे होंगे जो वहां पे सरवाइव कर रहे होंगे, जो वहां पे बच पा रहे होंगे, और फिर वह हमारी पाचन तंत्र में, पाचन में एक भूमिका निभाते हैं, पाचन को सुनिश्चित करते हैं। तो कुछ जीवाणु जैसे कि ई कोली, एक जीवाणु है ई कोली, वह भी यहां पे मदद करता है, हमारे पेट में मौजूद होता है, क्या? तो यह हमारे पाचन तंत्र में मदद करता है, यह हमारे पाचन तंत्र में मदद करता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है कि कैसे पाचन तंत्र के, अब देखो डायरेक्ट पाचन तंत्र पे क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया कि पाचन तंत्र में क्या क्या होता है, बट अगर आपने पाचन तंत्र पढ़ा है तो फिर आप वहां पर जान सकते हो कि
इसी पाचन तंत्र में HCl रिलीज होता है जो कि बहुत ही ज्यादा अम्लीय है। और जब यह अम्लीय है और उस वातावरण में भी, उस अवस्था में भी कुछ जीवाणु काम कर रहे हैं, तो आपको यही चीज याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, वो टाइम गया। बोला जाएगा कि हाँ कौन सा बैक्टीरिया कहां रहता है, किस बैक्टीरिया का क्या नाम है। ये 2012 से पहले आते थे। 2012 से पहले बहुत ही सिंपल था कि आप 4 बैक्टीरिया का नाम याद कर लो कि कौन सा जो अंग है उसका क्या काम है, उससे क्वेश्चन आते हैं। वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस अब आपको यह देखता है कि क्या आप सोच पा रहे हो या बस आप पढ़ के आए हो। पढ़ना, सोचना और समझना, दोनों, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ आपने पढ़ा तो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लास 9th 10th में भी पढ़ा होगा, बट यहां पे आपको वो लॉजिक लगाना है कि क्या वो काम करेगा या नहीं। ठीक है, तो यहां पे हमारा एक पेट में हमारा म्यूकस जो है, इसका काम क्या है, जो पेट की HCl से रक्षा करना, HCl से रक्षा करना। ठीक है, और पाचक एंजाइम पाचन तंत्र में हेल्प करेंगे, जीवाणु जो है वह भी पाचन में मदद करेंगे। तो ये हमारा पार्ट हो गया कि यहां पे हमारा पार्ट हो गया किसका, पेट का। पेट के बाद आते हैं, पेट के बाद हमारा आता है, इसी को हम आगे पेट से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मान लो ये हमारा पेट का पार्ट हुआ। अब पेट में जितना डाइजेशन हुआ उसके बाद पहुंचता है हमारे पास एक और चीज की, एक और हमारा ऑर्गन है, और वो है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक चीज समझना कि हमारे शरीर का सबसे अधिक पाचन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, जो छोटी आंत होती है वो हमारे शरीर के पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि भोजन आप पचा तो लोगे, लेकिन उस भोजन का इस्तेमाल कहां होगा, कैसे वो जाएगा, वो स्टार्ट होती है यहां पे पाचन तंत्र में। क्या, ठीक है, तो ये पाचन तंत्र में यहां से स्टार्ट होती है। अभी कैसे होता है इसको देखते हैं। पाचन तंत्र की अगर हम छोटे आंत की बात करें तो छोटे आंत में क्या क्या काम होता है इसको देखते हैं। छोटी आंत वह जगह है जहां पे पाचन का फाइनल स्टेज है, आखिरी स्टेज है, अंतिम चरण है। तो यह पाचन का अंतिम चरण है, पाचन का अंतिम चरण, पाचन का अंतिम चरण, अंतिम चरण। जो भी प्रोटीन, वसा या जो भी चीजें बची हो, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें बच गई हो, उन सभी का पाचन ये फाइनल स्टेज होता है जहां पे हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का जो पाचन है वो फाइनली आके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। अगर यहां पे नहीं हुआ तो फिर वो डिस्कार्ड होगा बॉडी के द्वारा उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में, अपशिष्ट के रूप में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल स्टेज है। अब देखो यहां पे ये जो हमारा पाचन तंत्र है, ठीक है, पाचन तंत्र में हमारे पास अलग अलग जगहों से सिक्रीशंस आते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों से एंजाइम आते हैं। ठीक है, यहां पे अलग अलग जगहों से एंजाइम्स आते हैं। चलिए, कौन सी जगहों से एंजाइम आएंगे, क्लास 9th 10th में तो आपने पढ़ा होगा। हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में किस जगह से एंजाइम्स आते हैं, कहां से ये एंजाइम्स आएंगे? कहां से यह एंजाइम्स आएंगे? पैनक्रियाज एंड लीवर,
इलियम पार्ट है इसका। लीवर और पैनक्रियाज यानी कि यकृत, यकृत और साथ में हमारा अग्न्याशय। ठीक है, तो यकृत और अग्न्याशय, यकृत और अग्न्याशय जो है, यहां से हमारा आता है एंजाइम, यहां से हमारा आएगा एंजाइम। ठीक है, एक हमारा लीवर से, यकृत से आता है, यकृत से आता है, लीवर से यकृत से हमारा पहुंचेगा बाइल जूस या जो पित्त है वो पहुंचेगा, और साथ में पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज से जो अग्न्याशय है वहां से भी आएगा पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक या कि अग्न्याशयी जो जूस है, जो एंजाइम है, वो वहां से आएगा। तो इसको दो जगह से मिलेगा, एक यकृत, यकृत, ठीक है, यकृत से इसको जो बाइल जूस है वह यहां पे मिलता है, और साथ में यकृत प्लस, यकृत और प्लस जो हमारा जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय से यानी कि पैनक्रियाज से, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज और लीवर, तो इन दोनों जगह से एंजाइम्स आएगा जो छोटी आंत में पहुंचती है, और छोटी आंत में पहुंचने के बाद यह भी हेल्प करती है। जो लीवर है, जो लीवर है वह मेनली वसा के पाचन में हेल्प करती है, वसा के पाचन, वसा के पाचन में हेल्प करती है लीवर। और यह जो है अग्न्याशय जो है वह प्रोटीन, प्रोटीन एवं एवं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसके भी पाचन में मदद करते हैं। अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना भी एंजाइम्स होता है, इसके द्वारा भी एंजाइम्स निकाले जाते हैं, एंजाइम, इसका भी अपना एंजाइम होगा, पाचन एंजाइम होगा, यह भी निकालेगा। साथ में यकृत से वाइल और अग्न्याशय से अग्न्याशय जूस जो है वह भी आएगा, और यहां से भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। तो कुल मिलाकर जो भी डाइजेशन की प्रक्रिया है, जो भी डाइजेशन की प्रक्रिया है वो यहीं पर आकर फाइनली खत्म होती है। अब यहां से पाचन नहीं होगा, अब यहां पे पाचन का काम इनके बाद खत्म हो जाता है, पाचन का काम यहां पे खत्म हो जाता है। इस एंजाइम के तीन अलग अलग हिस्से, सॉरी, इस छोटी आंत के तीन अलग अलग हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यह तीन इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं हिस्सों में स्टार्टिंग में ही, ज्यादातर ड्यूडेनम में ही सभी पाचन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, थोड़ा बहुत जो बच गया वह जेजुनम में कंप्लीट हो जाती है। तो तीन अलग अलग हिस्से होते हैं, उसको उतना डिटेल में हमें देखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि डेडुनम, जेजुनम और इलियम, यह तीन हिस्से होते हैं। इन्हीं तीनों हिस्सों में जो पहला हिस्सा है लगभग वहीं पे डाइजेशन खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत जो बच गया वह जेजुनम में होता है। क्या, अब देखो, अब यहां पर स्टार्ट होगा, अब यहां पर स्टार्ट होगा अगला प्रोसेस, जो अगेन मैं छोटी आंत का ही लिख रहा हूं। ठीक है, अगला प्रोसेस जो है वह भी छोटी आंत का ही है, छोटी आंत का ही है। यहां पे क्या होगा प्रोसेस, अब खाना जो है वह पच चुका है, खाना पचने के बाद, खाना को ऐसा नहीं कि पेट में पच गया फिर आपका काम पूरा हो गया, यहां पे काम पूरा नहीं होता। अब यहां से स्टार्ट होता है, अब यहां से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कि अब इसको रक्त में पहुंचाना है, अब इसको रक्त में यानी कि ब्लड में पहुंचाना है। ठीक है, तो यहां पे इसी इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में ही, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में हमें देखने को मिलता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जिनको बोला जाता है विली। ठीक है, इसका मैं आपको फिगर दिखाता हूं। देखो, ये हमारा पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो जब हम आते हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन पे, तो मान लो कि जैसे ये एक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एक
एक पाइप को हम लोग यहां पे निकाल कर देखते हैं, ठीक है, कि ये पाइप है। अब इस पाइप में हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर मान लो सिर्फ इतनी पाइप होती तो इसके द्वारा एब्जॉर्प्शन कम होता, यानी इसके द्वारा जो अवशोषण है वह कम होता, इसके द्वारा जो अवशोषण है वह कम होता। तो यहां पे होता क्या है कि यहां पे मौजूद होती है छोटी छोटी आउटग्रोथ, छोटी छोटी फिंगर लाइक आउटग्रोथ, उंगली के आकार की, उंगली के आकार की इस पे आकृतियां बनी होती हैं, उंगली के आकार की आकृतियां इस पे छोटी छोटी बनी होती है। इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? पहले हमारे पास एक सीधा प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस में जो सरफेस एरिया होगा, यानी कि जो सतह का जो क्षेत्रफल होगा वह कम होगा। अगर यह सीधा एक प्लेन ट्यूब होता, एक सीधा इसमें कोई आउटग्रोथ नहीं होता, तो यह एक प्लेन अगर होता तो प्लेन होने में इसका सतह का जो क्षेत्रफल है वह कम होता है, क्या? इसका जो सतह का जो क्षेत्रफल होगा वह कम होगा। तो इस सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए यहां पे छोटे छोटे उंगली के आकार के, छोटे छोटे उंगली के आकार के जो स्ट्रक्चर्स या आकृति मौजूद होती है जिनको विली कहा जाता है, क्या? अब यह जो विली है इसका काम क्या है? यह जो विली है इसका काम यह है कि अब यहां पर सरफेस एरिया को, यानी कि सतह का जो क्षेत्रफल है इसको बढ़ा देगा, सतह का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देगा। और जैसे ये बढ़ा देगा अब यहां पे काम होता है एब्जॉर्प्शन का या अवशोषण का, क्या? तो यहां पे दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा और वो है भोजन का अवशोषण। एब्जॉर्प्शन, यहां पे भोजन का जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, वह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और भोजन को यह जो छोटी आंत है उसकी सतह के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जब यह छोटी आंत में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा? उसमें भी तो कोशिका ही होगी, उसमें भी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, उनके द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अब इसके बाद क्या होता है कि यह जो हमारे पास छोटी छोटी जो विल्लियां मौजूद हैं, जो छोटी छोटी विल्ली जो मौजूद है, उस विल्ली के द्वारा, उसके द्वारा फिर काम क्या होगा कि अब यह रक्त केशिकाओं से जुड़ी होंगी। इसके बाद यहां पे काम आता है फिर से रक्त केशिका का, रक्त केशिका का। यह जो फूड है जो एब्जॉर्ब हो गया है, अब यह छोटी आंत से इस रक्त केशिका के द्वारा या रक्त केशिका में यह जाकर मिल जाएंगे। रक्त केशिका के द्वारा इनका जैसे जो अब्जॉर्ब फूड है, जो यहां पे बचे हुए जो पोषक तत्व जिनको एब्जॉर्ब कर लिया गया, अवशोषित हो गया, वह जाकर इसमें मिश्रित हो जाएंगे, क्या? यहां पे स्टार्ट होगा इनका मिश्रण, इनका यहां पे स्टार्ट होगा मिश्रण। अब यहां पे यह मिश्रित होती चली जाएंगी। अब यह रक्त में मिल चुकी है, रक्त में इनका मिश्रण स्टार्ट हो जाएगा, रक्त में अब यह चली गई। रक्त में मिश्रित होने के बाद अब यहां पे पाचन तंत्र का नहीं, अब यहां पे फिर काम आ जाएगा आपका किसका? अब यहां पे काम आ जाएगा परिसंचरण तंत्र का। तो आगे की जो कार्रवाई है, वो फिर हो जाएगी परिसंचरण तंत्र में। आगे की जो कार्यवाही है वो हो जाएगी परिसंचरण तंत्र में। इसके आगे का हिस्सा परिसंचरण तंत्र में, कि अब इस भोजन को हर एक कोशिका तक पहुंचाना वो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा हो जाएगा। तो डाइजेशन सिस्टम ने यहां पे छोटी आंत में इसका जितना भी पाचन था उसको पूरा किया। पाचन को पूरा करने के बाद यहीं पे भोजन का अवशोषण स्टार्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, और एब्जॉर्प्शन के बाद वह रक्त केशिका में रक्त में मिश्रित हो गया। रक्त में मिश्रित होने के बाद वह परिसंचरण तंत्र का हिस्सा हो गया। अब परिसंचरण तंत्र के माध्यम से उसको शरीर के अनेकों हिस्सों में पहुंचा दिया जाएगा, सभी कोशिकाओं के पास पहुंचा दिया जाएगा, क्या? सभी कोशिकाओं के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो यह फिर परिसंचरण तंत्र का हिस्सा हो गया। यहां पे छोटी आंत का काम कंप्लीट हो जाता है, अब्सॉर्ब कर लिया, मिश्रित कर दिया, अवशोषण और मिश्रण हो गया, यहां पे इसका काम खत्म, क्या? लेकिन पाचन तंत्र थोड़ा और आगे भी जाएगा,
पाचन तंत्र का एक और स्टेज आएगा, और वह आएगा, पाचन तंत्र का जो एक और स्टेज आएगा वह छोटी आंत के बाद आएगा बड़ी आंत में। जो अगला स्टेज है वो आएगा बड़ी आंत में। अब यहां पे क्या होगा, एक चीज को बिल्कुल याद रखना, पाचन की प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा था? अंतिम चरण, यहां पे इसको बिल्कुल याद रख लेना कि यह इसका अंतिम चरण है, इसके बाद और कोई काम नहीं होना, यह अंतिम चरण है। पाचन यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी होगा वह सिर्फ अवशोषण होगा। क्या अवशोषण में क्या होगा कि मान लो कुछ लवण एवं जल का अवशोषण, लवण एवं जल का अवशोषण, कि कुछ सॉल्ट अगर उसमें बच गया हो, कुछ सॉल्ट जो बॉडी को चाहिए हो, अगर उसकी हमें जो अपाच्य भोजन है, यहां पे पहुंचता कौन है? अपाच्य भोजन। अपाच्य भोजन यहां पे मौजूद होता है, अपाच्य भोजन ये यहां पे पहुंचता है। तो जो अपाच्य है उसको शरीर से बाहर ही निकालना है। बट उसमें अगर कुछ सॉल्ट है, कुछ लवण है या कुछ जल है जो शरीर के लिए रिक्वायर्ड है, शरीर के द्वारा जरूरत है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसको अवशोषित कर लिया जाएगा बड़ी आंत के द्वारा। ठीक है, बड़ी आंत के द्वारा। बड़ी आंत कहने का मतलब यह नहीं कि इसकी लंबाई ज्यादा है। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कम होती है, वो लगभग 1.5 मीटर के बराबर होती है। जो छोटी आंत है उसकी लंबाई होती है लगभग 6 से 7 मीटर। 6 से 7 मीटर उसकी आपको लंबाई देखने को मिलेगी। लेकिन जो बड़ी आंत है उसको बड़ी आंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्षेत्रफल है वह अधिक होता है, यह अधिक चौड़ी होती है, इसका क्षेत्रफल अधिक होता है। वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो छोटी आंत है उसका जो क्षेत्रफल है वह कम होता है, लंबाई अधिक होती है। क्या? तो ये चीज को आप याद रखना। क्या? नेम इसलिए बड़ी आंत है क्योंकि इसका क्षेत्रफल बड़ा है, ना कि इसकी लंबाई। इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर पहुंच जाता है यह मलाशय में। क्या? मलाशय में पहुंच जाएगा और यहां से समय समय के अनुसार जो मल है उसको शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्या? मल शरीर से बाहर निकलता है, मल को संचित करके रखता है। समय समय पर मल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे पार्ट होते हैं पूरे पाचन तंत्र के। पाचन तंत्र को मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से यहां से दिखा रहा हूं। पहले हमने देखा, यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि मुंह से एंट्री होती है फूड की। ठीक है, एंट्री होने के बाद मुंह के अंदर में ही पाचन की जो प्रक्रिया है, हमारे मुख में ही पाचन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने का मतलब यह है कि इसको दांतों के द्वारा, हमारे जो दांत है उसके द्वारा इसको विखंडित किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, यही पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जो सलाइवा है, जो लार है, उसमें मौजूद होता है लाइसोजाइम, वह भी पाचन में हेल्प करता है। सेलेवरी एंजाइम्स जो है वह पाचन में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ यहीं पे कुछ कीटाणुओं का खात्मा भी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो भोजन है वह ग्रास नली या फूड पाइप या ओएसोफेगस की मदद से पहुंचता है हमारे पेट के पास। पेट में जैसे ये पहुंचेगा, पेट के द्वारा रिलीज किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है, निकाला जाता है HCl को, एक अम्लीय पदार्थ, बहुत ही ज्यादा अम्लीय पदार्थ। इसकी मदद से सबसे पहले काम यह होता है कि यहां पे जो मौजूद कीटाणु है
उनको खत्म कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो यहां पे मौजूद जीवाणु हैं उनके लिए एक अम्लीय परिस्थिति तैयार की जाती है जिसमें वह काम कर सके। तो जीवाणुओं के द्वारा भी पाचन तंत्र में मदद होती है। इसके साथ साथ पेट के द्वारा एक म्यूकस जो है, एक क्षारीय पदार्थ जो है वह भी रिलीज किया जाता है। इसको भी श्लेष्मा जो है उसको भी रिलीज किया जाता है, उसको भी निकाला जाता है। और इस श्लेष्मा के द्वारा जो उदर की जो एक वॉल होगी, जो उदर की जो चमड़ी होगी, जो स्किन होगी, जो टिश्यूज होंगे, जो उत्तक होंगे, उनको बचाया जाता है ताकि वह अम्ल से प्रभावित ना हो, ताकि वह अम्ल से जो HCl है उससे प्रभावित ना हो। साथ में जो पेट के द्वारा जो अलग अलग पाचक एंजाइम निकाले जाते हैं तो इनकी मदद से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी का पाचन स्टार्ट होता है। इसके बाद इस पेट के बाद जो अगला स्टेज आता है वह स्टेज आता है हमारे छोटी आंत का। छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन की प्रक्रिया की जाती है और यह पाचन का अंतिम चरण भी होता है। छोटी आंत के अंदर में इसके अपने खुद के भी पाचन एंजाइम्स होते हैं, साथ ही साथ यकृत और अग्नाशय से भी जो एंजाइम्स हैं वो भी यहां पर आते हैं। यहां पे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, इन सभी चीजों का फाइनल पाचन यहीं पे खत्म हो जाता है। फाइनल पाचन यहीं पे खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ एक दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिसका नाम है भोजन का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। इस छोटी आंत में छोटे छोटे उंगली के आकार के विली होते हैं। उन विली का काम होता है कि इसको एब्जॉर्ब करे, इस फूड को अवशोषित करे। अवशोषित करने के बाद वह फिर मिश्रित होते हैं किसमें? रक्त में। रक्त में उनका मिश्रण होता है, एसिमिलेशन होता है और रक्त के माध्यम से वो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचते हैं। यह काम परिसंचरण तंत्र यहां पर देखेगा। दूसरी ओर जो बचा हुआ जो अपाच्य भोजन है वह पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पहुंचने के बाद जो भी एक्स्ट्रा जो सॉल्ट बचे हुए हैं, अगर शरीर को आवश्यकता है तो जो सॉल्ट है, जो लवण है, उसका अवशोषण हो जाएगा। क्या? उसका अवशोषण हो जाएगा और जो जल वगैरह जो वाटर है वह भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यह काम होता है बड़ी आंत का। बड़ी आंत को एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। पाचन स्टार्ट होता है माउथ से, स्टमक में होता है और छोटी आंत में होता है। यानी कि पेट में, छोटी आंत में और मुख में, यही 3 जगहों पे डाइजेशन होता है। ना तो वह ग्रास नली में होगा, ना ही बड़ी आंत में होगा। ठीक है, बड़ी आंत में बस जल का अवशोषण और अपाच्य फूड होगा। ठीक है, इसके बाद जो मलाशय बचेगा, मलाशय में मल को संचित करके रखा जाता है और समय समय पर मल को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये हमारे पाचन प्रक्रिया का कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पाचन तंत्र था। पाचन तंत्र के बाद एक और तंत्र जो हमें देखना है, पाचन तंत्र के बाद एक और चीज जो हमें देखना है वह है हमारा तंत्रिका तंत्र। वह है हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी कि ह्यूमन ब्रेन तंत्रिका तंत्र, यह हमारा अगला टॉपिक है। और तंत्रिका तंत्र में क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तंत्रिका तंत्र, कोई बात नहीं, जो लोग चैट में झगड़ा कर रहे हैं उनको हम कुछ नहीं कर सकते, वो झगड़ा करते रहे, जरूरत नहीं है। आप क्लास देखो। ग्रास नली में पाचन नहीं होती। एक क्वेश्चन है गौतम, ग्रास नली में पाचन नहीं होती। ठीक है, एक क्वेश्चन है टाइलिन। टाइलिन जो है नीतीश, वो
माउथ में ही, मुख में ही एक रिलीज होने वाला एंजाइम है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है साहिल कि जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग जब ये कवर कर लेंगे ना फिर रिलीज होगा। शिवम, टाइलिन जो है ना, टाइलिन एंजाइम माउथ में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, एंजाइम्स का नाम हम लोगों ने इसलिए नहीं देखा है क्योंकि एंजाइम्स एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नहीं तो लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन सभी चीजें देख सकते हैं। अग्न्याशय जो है वो पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज जो है, ठीक है, यह हमारे शरीर में मौजूद होता है जिसके द्वारा काफी चीजें की जाती हैं, जिसमें इंसुलिन का सिक्रेशन से लेकर बाकी सभी चीजें हैं। छोटी आंत के तीसरे पार्ट में क्या होता है? देखो, छोटी आंत के तीसरे पार्ट में भी अब्सॉर्प्शन ही होता है। पहले पार्ट में ज्यादातर डाइजेशन हो गया और जो ड्यूडेनम में ज्यादातर जो डाइजेशन है या पाचन है वो हो जाता है। थोड़ा बहुत पाचन जो है वो ज्यूजेनम में होता है और यहां से अब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो स्टार्टिंग से ही अब्सॉर्प्शन स्टार्ट है, बट जो तीसरा पार्ट है, जो इलियम का पार्ट है, वहां पे लास्ट में अगर कुछ मान लो, जैसे सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो फैट और प्रोटीन को तोड़ने में लगता है। फैट या प्रोटीन का जो पाचन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ में छोटी आंत के तीसरे पार्ट में आप देखोगे जो विटामिन वगैरह जो बचे हुए हैं, जो विटामिन वगैरह का जो विटामिन वगैरह को जो हमें अवशोषित करना होता है या विटामिन वगैरह का जो एडिशन है वह भी वहां पे होता है। ठीक है, जेजुनम में थोड़ा बहुत होता है पाचन। ब्लड, एक ब्लड सेल हो गया, एक रक्त कोशिका का मतलब है जो रक्त कोशिका है वो हो जाएगा हमारा जो ब्लड का सेल हो गया, जो कोशिका हो गए जो अलग अलग प्रकार की है, और केशिका जो है वो ट्यूब का नाम हो गया। ठीक है, डायग्राम मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। डायग्राम जो है, पाचन क्रिया कब काम करना बंद करती है? जब आप बहुत ज्यादा ऑयल वाला यानी कि फैट वाला सामान जो है जब वो ज्यादा खाते हो या स्पाइसी ज्यादा खाते हो तब होता है। ठीक है, तब वह पेट में जाकर बहुत ज्यादा एसिड का निर्माण किया जाता है, तो इससे होता है। HCl से हमारे ऑर्गन्स को क्षति नहीं पहुंचती। देखो, पहुंच सकती है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ खाते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। वो एसिडिटी इसलिए होती है कि जैसे ही पेट में या भोजन पहुंचेगा, जैसे ही पेट में या भोजन पहुंचेगा तो उसके बाद फिर क्या होगा कि पेट में बहुत ज्यादा एसिड का निर्माण होगा। जब एसिड बहुत ज्यादा निर्माण होगा तो जनरली तो जो ग्रास नली है और जहां पे उधर जो है जो पेट है वो कनेक्टेड होता है, तो वहां पे एक वल्व लगा होता है, एक सेफ्टी वल्व लगा होता है जिससे कि खाना ऊपर ना आए। लेकिन जब बहुत ज्यादा एसिड का निर्माण होता है तो यह जो एसिड है वो ऊपर की ओर भी आने की कोशिश करता है और उसके कारण फिर समस्या होती है। ड्रिंक से लीवर कैसे खराब होता है हम लोग उसको आगे देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, जब हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन के बारे में, दवा के बारे में, तो वहां पे हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे इंपैक्ट करता है लीवर को। ठीक है, लीवर जो है हमारे शरीर का केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि जो भी रसायन पहुंचता है हमारे शरीर में वह लीवर से होकर पास करता है, तो इसके लिए लीवर का इंपैक्ट पड़ता है। शरीर में सबसे पहले किसका पाचन होगा? फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? पहले कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो मेनली माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है उसका टूटना, कार्बोहाइड्रेट पहले नंबर पे आएगा। फैट जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है इसको तोड़ना, तो फैट का आप देखोगे कि ज्यादातर जब लीवर से जो बाइल जूस आता है, जो यकृत से जो आता है, तो उससे फिर हमारा फैट टूटता है। चलिए, अगर मल को ना निकला जाए बॉडी से तो फिर हाँ, फिर जो मलाशय है उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भर जाएगा, तो फिर आगे दिक्कत आएंगे। विकास, देखो जितने भी प्रोसेस है ना, जितने भी पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, जो हर एक पार्ट है ना वो लिखवा दिया, तो उतना ही काफी है आपके लिए। ठीक है, हाँ, फैट जब एक्सेस मात्रा में हो तो वो स्टोर हो जाता है, एक्सेस मात्रा में हो तो वो स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है हमारे मांसपेशियों में, या फिर कई बार तो जो ब्लड के जो वेसल्स हैं, जो हमारे रक्त की जो वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिका है, उसमें भी हो जाता है, रक्त वाहिका में भी हमारे पास जमा हो जाता है। चलिए, अब आते हैं इसके आगे
तंत्रिका तंत्र पे। तंत्रिका तंत्र क्या क्या मौजूद होता है तंत्रिका तंत्र में हमारे? आप सभी ने एक चीज के बारे में तो सुना ही होगा, मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के अलावा तंत्रिका तंत्र में और क्या चीज होता है और क्या मौजूद होगा? हमारे हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अलावा और क्या चीज मौजूद होता है? न्यूट्रलाइज किया जाता है HCl को बेसिक पदार्थ से, या फिर जो क्षारीय पदार्थ होंगे उनसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। जैसे मान लो उस समय बोलते हैं ना कि सोडा पीने से, या फिर जो इस प्रकार के जो पदार्थ होंगे जिसमें बेसिक मात्रा ज्यादा होगी, जैसे इनो वगैरह या बाकी जो तैयार किया जाता है ना, तो कर्ड हो गया जैसे, या नहीं कर्ड तो नहीं, जो नॉर्मल जो क्षारीय पदार्थ है उनको ज्यादा डाला जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीजें बची हुई हैं। हमारा एक तंत्रिका तंत्र है, एक ऐसा तंत्र जो हमें सोचने समझने की इजाजत देता है। ठीक है, जो हमें सोचने की इजाजत देता है वो है हमारा तंत्रिका तंत्र। इसके साथ साथ इस तंत्रिका तंत्र में हमारे पास एक और मौजूद होता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। और इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वह भी यहां पे मौजूद होती है। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ज्ञानेंद्रियां जो हैं वह भी मौजूद है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? कोई आइडिया आपको? 6। छठा किसने आविष्कार किया और क्या क्या होते हैं? HCl एसिड की कमी होगी तो डाइजेशन सही से नहीं होगा। क्या क्या मौजूद होते हैं? ज्ञानेंद्रियां क्या क्या होती हैं हमारे शरीर के अंदर में? 89। ये कहां से आ गया? 89 कहां पे होगा? 89 तो नहीं हो सकता। माइंड नहीं 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 नहीं, माइंड को सिक्स्थ ज्ञानेंद्रिय नहीं, माइंड जो है वो बिल्कुल अलग है। वो सिक्स्थ सेंस सिर्फ मूवी में होता है, बाकी जगह नहीं होता। ठीक है, तो जो सिक्स्थ सेंस आपको बताया गया वो सिर्फ मूवी के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं इन ज्ञानेंद्रियों की। ज्ञानेंद्रियों में हमारे पास मौजूद है हमारी आंखें, क्या, कान, नाक, जिह्वा या जीभ, और त्वचा। त्वचा तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और यह जो 5 ज्ञानेंद्रियां है, जरा इसको ध्यान से समझना कि कितना बेहतरीन एक क्रिएशन है। ह्यूमन बीइंग जो है, मानव शरीर जो है, वो कितना बेहतरीन एक क्रिएशन है, आप इसको समझ सकते हो। मान लो आप आज के समय में आपके पास कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो, कितना भी एडवांस्ड हो, आप उसको देखेंगे कि जनरली एक या दो चीजों को समझने या जानने की क्षमता होती है। जैसे कुछ हमारे पास मशीन्स होते हैं जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, कुछ मशीन्स होते हैं जिसके द्वारा हम बहुत दूर तक देख पाते हैं। हमारे पास टेलीस्कोप्स हैं, उसके द्वारा हम दूर तक देख पाते हैं। कैमरे की मदद से हम लोग फोटो भी ले पाते हैं। हमारे पास हियरिंग एड्स होते हैं जो सुनने में हमें मदद करते हैं। एट द सेम टाइम कुछ चीजें जो हैं, जो कुछ पदार्थ होते हैं जो हमें टच करके किसी सब्सटेंस के बारे में बता सकते हैं कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, यानी कि बहुत ठोस है या तरल है, इसकी जानकारी दे सकते हैं। वो गर्म है या ठंडा है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो ये सभी जानकारियों को अगर हमें इकट्ठा करना है तो आप जान सकते हो कि हमारे पास, या आप देख सकते हो कि हमारे शरीर में अलग अलग
जो सॉरी हमारे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक में यह सभी गुण हो पाना बहुत ही मुश्किल है। एक में सभी गुण हो पाना बहुत ही मुश्किल है। एक सिस्टम में ये सारी चीजें वो काफी मुश्किल है। बट आप किसी मानव शरीर को देखो, मानव शरीर में यह सभी चीजें ऑटोमेटिकली मौजूद होती हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों में हो सकता है किसी को आंख की समस्या हो या कान की समस्या, बट एक नॉर्मल एक कोई भी हम ह्यूमन बीइंग लेते हैं, कोई भी एक साधारण मानव का अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर में यह 5 ज्ञानेंद्रियां मौजूद होती हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों की वजह से हम अपने आसपास के सभी वातावरण के बारे में, हमारे आसपास की जो परिस्थिति है इसके बारे में जान पाते हैं। इसके बारे में हमें समझ आता है कि हाँ, हमारे आसपास में क्या चीजें हो रही हैं। क्या तो जो प्रत्यक्ष है उसको हम देख पाते हैं, जो प्रत्यक्ष है उसको हम देख पाते हैं, और इन सभी चीजों का आइडिया हमारे बॉडी को लग पाता है। इन सभी चीजों का आइडिया हमें लग पाता है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन सभी का काम आपको मालूम है। आंख की मदद से हम चीजों को देख सकते हैं, देखना। इसकी मदद से हम सुन सकते हैं, सुनना। इसकी मदद से हम सूंघ सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज को सूंघ सकते हैं, स्मेल जो है वो हम मान सकते हैं। किसी भी कोई भी जो टेस्ट है, जो किसी भी चीज की जो टेस्ट है, वह इसके द्वारा हमें मालूम चल सकती है कि टेस्ट कैसा है। क्या टेस्ट जो है वो हमें यहां से मालूम चलता है। त्वचा जो है इसके माध्यम से, त्वचा के माध्यम से हम यह मालूम कर सकते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं वह कैसी हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के बारे में हम यह मालूम कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, वह बहुत ज्यादा कठोर है या फिर सॉफ्ट है, मुलायम है। तो त्वचा के माध्यम से भी हम किसी चीज को टच कर छू कर देख सकते हैं और छूकर अंदाजा लगा सकते हैं, छूकर अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी चीज का स्वाद मालूम कर सकते हैं इस जीव के द्वारा। तो ये सभी चीजें हमें ज्ञानेंद्रियों की मदद से जो क्वेश्चन था, जो किसी कारणवश हमारे शरीर में मल रह जाता है बहुत दिन गैप करके, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? फिर बॉडी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो डाइजेशन सिस्टम है वो पूरा इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो देखो ये सभी चीजें जो हैं, ये सभी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, वह हमें देखने को ये मिलता है कि ये सभी ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर को, हमारे आसपास की चीजों को महसूस कराती हैं, आसपास की चीजों के बारे में हमें एक आइडिया देती है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना कि हमारे बाकी किसी भी सिस्टम में यह चीज मौजूद नहीं होती। आप ज्यादातर आप सिस्टम में देखोगे यह सभी चीजें मौजूद नहीं होती। तो ज्ञानेंद्रियों का काम है कि हमारे शरीर को एक अंदाजा देना कि हमारे आसपास में क्या परिस्थितियां हैं। इन सभी चीज को बताती हैं ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ एक और चीज है स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। इस स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है इसको हम लोग देखते हैं। मैंने अभी आपको कई बार बताया कि चर्बी कैसे जमा होती है, बताया। आप लास्ट में एक बार फिर से पूछ लेना कि चर्बी कैसे जमा होती है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी ज्ञानेंद्रिय? देखो सबसे ज्यादा जो एनर्जी का लॉस होता है वो आईज के थ्रू होता है, आंखों के द्वारा सबसे ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, स्किन के द्वारा भी होता है बट आंखों से बहुत ज्यादा। अगर हम लोग बात करें मेरु रज्जु की या फिर स्पाइनल कॉर्ड की, तो इसको देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तो आखिर ये है क्या? इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आप लखनऊ सिटी में रहते हो। ठीक है, आप लखनऊ में रहते हो और आपको दिल्ली आना है। आप लखनऊ में रहते हो और आपको दिल्ली आना है। ठीक है, तो एक तरीका यह हो सकता है कि आप लखनऊ से दिल्ली आने के लिए घूम कर आ सकते हो, कि अलग अलग गांव से घूमते हुए, गांव शहर कस्बों से घूमते हुए, आराम से घूमते घूमते फिर आप पहुंच जाओ दिल्ली तक। क्या
एक ये रास्ता हो सकता है कि आप आराम से घूमते घूमते हर एक गांव से फिर दूसरे गांव जाओ, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरीके से घूमते घूमते आप पहुंच जाओ दिल्ली तक। ठीक है, इसमें हो सकता है कि आपको कई दिन लग जाए, कई महीने भी लग सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से गांव में जाना पसंद किया। ठीक है, तो यहां पे आपको आने में काफी लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन है कि मान लेते हैं आपके पास लखनऊ और दिल्ली के बीच में एक हाईवे बना हुआ है। लेट अस से कि आपके पास एक हाईवे यहां पर बना हुआ है और लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए आपके पास ये हाईवे है। एक बार आप ये हाईवे पकड़ो और आप तुरंत दिल्ली पहुंच जाओगे। 5 से 6 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाओगे, या 7-8 घंटे, जितने भी लगते हो। तो अब देखो, यही एक काम है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यही एक काम है जो हमें स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से लेकर नीचे तक मौजूद होता है। ठीक है, मस्तिष्क से लेकर पूरे रीढ़ की हड्डी जहां तक है वहां तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु मौजूद होता है। और हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां इस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग जो है वह इस मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। तो अब क्या होगा कि मान लो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग्स। रात में देख के डरना मत, बस रात में ओपन मत करना, दिन में देख सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लगभग यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, ये हमारा मेरुरज्जु जो है वो मौजूद होगा। ये हमारा मेरुरज्जु जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहां पे इसका मस्तिष्क जो होगा वो मौजूद होगा। मान लेते हैं इस व्यक्ति ने किसी गर्म कोई भी एक गर्म सरफेस था, या काफी ज्यादा गर्म एक ब्रिक था या कुछ भी था, तवे पे पैर रख दिया। ठीक है, एक गर्म तवे पे पैर रख दिया। तो अब इस गर्म तवे पे पैर रखेगा और मान लो इसके नर्व्स ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाए कि हाँ चलो भाई ब्रेन को इंफॉर्मेशन देके आते हैं और यहां तक पहुंचते हैं। इसमें काफी समय लग जाएगा, इसमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा अगर एक एक नर्व सेल से होता हुआ ही हमारे मस्तिष्क तक पहुंचे। घोष लग रहा है ना, रात में मत देखना। ठीक है, घोष लग रहा है तो आप रात में मत देखना, दिन में देख लो। तो अगर ये एक एक नर्व से होता हुआ अगर हमारे मस्तिष्क से पहुंचे तो बहुत समय लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। और जब तक यह व्यक्ति पैर अपना हटाएगा तब तक इसका पैर जल चुका होगा, तब तक इसका पैर जो है वो जल चुका होगा। तो फिर प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि इस नर्व की जगह ये जो बॉडी है ये जुड़ा होगा स्पाइनल कॉर्ड से। यह जो बॉडी का जो पूरा जो ज्ञानेंद्रिय है वह जुड़ा होगा स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है किससे? ब्रेन से। तो जो नर्व्स हैं या जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों को नसों के माध्यम से पूरा ब्रेन तक लेकर नहीं जाना होता, उनको बस स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना होता है। कि मींस आप बस हाईवे तक पहुंच जाओ, हाईवे तक आप जैसे ही पहुंचोगे वहां से तुरंत इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास, और ब्रेन से तुरंत रिस्पॉन्स आएगा और फिर आप अपनी पैर को वहां से हटा सकते हो कि चलो ये गर्म तवा है, इस पे पैर नहीं रखना है। ठीक है, तो ये काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का, एक हाईवे की तरह काम करता है, एक सुपर फास्ट हाईवे की तरह काम करता है, एक ऐसे लाइन के रूप में काम करता है जो ब्रेन को, मस्तिष्क को हमारे शरीर के सभी ज्ञानेंद्रियों से, सभी अंगों से जोड़ कर रखता है। तो ब्रेन का एक तरीके से यह एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यह इसका एक मैसेज पास करने का एक ट्यूब है, मैसेज पास करने का, मैसेज को देने का एक ट्यूब है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही ब्रेन सभी अंगों को सूचित करता है कि उनको क्या काम करना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। यह सभी काम स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से उनको सूचित किया जाता है इंस्टेंटली। उनको इंस्टेंटली जो भी, जैसे मान लो अगर आपने कुछ भी गर्म
सतह जो है उसको टच किया, उसको छुआ, आपको लगा कि यह गर्म है, तुरंत आपने हाथ खींच लिया। तो आप सोचो कि उसी समय में आपके आपके जो शरीर है, आपके शरीर से यह इंफॉर्मेशन, आपकी त्वचा से यह इंफॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से वह इंफॉर्मेशन तुरंत गई ब्रेन में। ब्रेन ने बोला हाथ हटा लो, और तुरंत आप उस हाथ को हटा लेते हो। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो तभी पॉसिबल है जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड मौजूद हो। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत इंस्ट्रक्शन भेजता है, ठीक है। ये तुरंत वह व्यक्ति है कि तुरंत आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, तुरंत सूचना दे देगा आपको काम क्या करना है। शरीर के जो हर हिस्से में स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा। स्पाइनल कॉर्ड एक ही लाइन है, एक हाईवे है, एक ट्यूब है जो मस्तिष्क से स्टार्ट होता है, मस्तिष्क से स्टार्ट होता है और रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक, रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक मींस आपके कमर तक यह पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड नीचे यहां पे लेग तक पहुंचेगा। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी तक ही होता है, रीढ़ की हड्डी तक ही यहां पे मौजूद होता है। क्या? तो ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है एक हाईवे की तरह काम करना, एक हाईवे की तरह काम करना। और यह जो स्पाइनल कॉर्ड है, यह जो हमारा मेरु रज्जु है, वह रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्टेड होता है। जैसे आपने ब्रेन का देखा ना, ब्रेन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि ब्रेन के ऊपर में एक स्कल हमें देखने को मिलता है, एक हमें स्कल देखने को मिलता है, एक एक आप हड्डी जो आप देखते हो कि जो मस्तिष्क की जो पूरी जो स्कल जो हमें देखने को मिलता है, वही चीज यहां पे भी मौजूद है। इसको रीढ़ की हड्डी जो है वह प्रोटेक्ट करके रखती है, बचा कर रखती है। अगर ना हो, सिंपल सी चीज याद रखना कि अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं पे चोट लग जाती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में कहीं पे चोट लग जाती है, चोट लगना छोड़ो, अगर यहां पे किसी भी कारणवश स्वेलिंग हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, रीढ़ की हड्डी के आसपास के एरिया में स्वेलिंग हो जाए, और उस स्वेलिंग होने के कारण अगर स्पाइनल कॉर्ड का हल्का सा हिस्सा भी टच होता है उस स्वेलिंग से, तो चाहे ब्रेन कितना भी पावरफुल हो, शरीर के हिस्से काम नहीं कर पाएंगे। इसका इतना इंपॉर्टेंस है, इतना सिग्निफिकेंस है जिसको समझना कि अगर यहां पे मान लो थोड़ी सी भी स्वेलिंग हो गई और इस स्वेलिंग का इंपैक्ट अगर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया, तो फिर लोग चल भी नहीं सकते, लोग चल भी नहीं सकते। और चलना तो दूर की बात है, शरीर की बाकी गतिविधियां जो हैं, बाकी गतिविधियां जो हैं वह भी नहीं हो पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मल मूत्र की जो निकासी है शरीर से, वह भी कंट्रोल नहीं हो सकता, उस पर भी नियंत्रण नहीं हो सकता। हमारे शरीर की हर एक गतिविधि, हमारे शरीर की हर एक गतिविधि, जैसे अगर आपके शरीर में, अगर आपके शरीर में, अगर आपके शरीर में अगर मान लेते हैं कि रक्त का प्रवाह हो रहा है, आपके शरीर में पाचन हो रहा है, शरीर के अंदर में अपचय की प्रक्रिया हो रही है, शरीर के अंदर में कोशिका का विभाजन हो रहा है, हर एक चीज, एक छोटी से लेकर सबसे बड़े डिसीजंस, यह सभी चीजें ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। ब्रेन इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ब्रेन हर एक चीज को डिसाइड करता है, बट ब्रेन के मैसेज को पहुंचाने का काम करता है मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड ना हो, स्पाइनल कॉर्ड अगर काम ना कर रहा हो, तो फिर यहां पर परेशानी आ जाती है, फिर यहां पर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये पार्ट है हमारा मेरु रज्जु का कि एक पूरे शरीर को एक साथ जोड़ने का काम करता है मेरु रज्जु, ठीक है। ब्रेन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं कल लिखवा दूंगा, बट ब्रेन के बारे में साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रेन करता क्या है, क्या। कोमा अलग चीज हो गई, कोमा अलग चीज हो गई, वह दूसरी बात है। इसमें सिंपल सा फैक्ट है कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के कारण यहां पे अगर रीढ़ की हड्डी में थोड़ा बहुत भी खरोच भी आ गया, जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड हल्का सा प्रभावित हुआ है, तो भी वह काम नहीं कर पाएगा, क्या। अब देखते हैं कि इस ब्रेन का हमारा क्या काम है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, यह क्या काम करता है, और क्यों इस मस्तिष्क की इतनी ज्यादा आवश्यकता है या इतनी ज्यादा रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर की हर एक गतिविधि, हर एक गतिविधि का मतलब होता है कि हर एक चीज जो हमारे शरीर के अंदर में हो रहा है, हर गतिविधि,
हमारे शरीर की हर एक गतिविधि का मतलब होता है कि जैसे मान लो शरीर में जो हमारा जो पेट है उसके द्वारा पाचन का एंजाइम रिलीज किया गया, या जो इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, उसमें लीवर से एंजाइम आया, पैनक्रियाज जो है, अग्न्याशय जो है, वहां से एंजाइम आया, या सॉल्ट जो है वह बड़ी आंत के द्वारा जो लवण है उसको अवशोषण किया गया। मतलब आप हर एक छोटी चीज सोच लो कि हमारे बॉडी में क्या क्या काम होता है, हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है, हर एक छोटी चीज सोच लो। वह हर एक गतिविधि हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होती है। मस्तिष्क के अलग अलग भाग हैं, मस्तिष्क की अलग अलग कार्य जो है उसमें आप देखोगे कि कुछ चीजें आप खुद से डिसाइड कर पाते हो, कुछ चीजें जो है वह आप अपने अनुसार निर्धारित करते हो। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिनका निर्धारण हमारे शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता, हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे द्वारा निर्धारित होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो हमारे द्वारा निर्धारित नहीं होंगी। तो जो भी गैर निर्धारित या निर्धारित चीजें हैं, निर्धारित जो एक्शंस हैं, निर्धारित क्रियाएं हैं, वह सभी ब्रेन के द्वारा होंगी। कुछ पर हमारा नियंत्रण होगा, कुछ पे हमारा नियंत्रण नहीं होगा। क्या? तो नियंत्रित एवं गैर नियंत्रित गतिविधि या क्रिया, ठीक है। गैर नियंत्रित होने का मतलब यह नहीं कि ब्रेन के द्वारा नियंत्रण में नहीं है, ब्रेन के द्वारा तो नियंत्रण में है, हमारे खुद के द्वारा। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि चलो, जैसे आपने सोचा कि हमें कुछ सुनना है या हमें कुछ लिखना है, हमें कुछ काम करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, ये सभी आपके कंट्रोल में है, ये सभी चीजें आपके कंट्रोल में है। तो इसको आप डिसाइड करते हो कि ये काम करना है। आज सुबह सुबह जैसे आपने सोचा कि चलो मुझे पराठे खाने हैं, तो ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन उस पराठे का पाचन कैसे होगा, पाचन होगा या नहीं होगा, वह सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क कंट्रोल करता है, और मस्तिष्क के उस भाग पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त का प्रवाह है, वह भी नियंत्रित होता है, लेकिन वह सिर्फ मस्तिष्क के द्वारा होगा, आपके द्वारा नहीं। ऐसा नहीं कि आप बोल दो चलो ब्लड इस फिंगर के पास मत जाओ, ये फिंगर अच्छा नहीं है, इस फिंगर के पास मत जाओ, ऐसा नहीं होगा। क्या? तो कुछ चीजें होंगी जो आपके कंट्रोल में होंगी, जो वॉलेंट्री होंगी, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो मत करो। कुछ होंगी जो इनवॉलेंट्री होंगी, जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, वह ब्रेन के कंट्रोल में होती है। ब्रेन आपको उतनी आजादी नहीं देता, क्योंकि वो मालूम है कि मनुष्य कुछ भी सोच सकता है, तो वो उतनी आजादी आपको नहीं देता कि अगर आप में पूरी आजादी दे दी जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने बॉडी के अंदर में, तो फिर आप तो बॉडी को परेशान कर दोगे। तो इसलिए मस्तिष्क ने एक कंट्रोल पार्ट रखा हुआ है कि जो सिर्फ वह डिसीजन लेगा, वह डिसीजन आप नहीं ले सकते, ठीक है, वो डिसीजन आप नहीं ले सकते। तो वो जो गैर नियंत्रित क्रिया है, वह हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में आती है, यह हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में आती है, नियंत्रण में। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब एक चीज देखो, नो इट मे नॉट बी कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड डजंट कंट्रोल द ब्रेन कंट्रोल्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु ब्रेन को नियंत्रित नहीं करता, मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं करता, सिर्फ मस्तिष्क ही स्पाइनल कॉर्ड या बाकी सभी चीजों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क हमारे हर एक एक्शन के लिए, हर एक क्रिया के लिए, हर एक सोच के लिए, हर एक फीलिंग के लिए, हर एक इमोशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। जैसे आप में से कल किसी का क्वेश्चन था कि जो इमोशंस हैं, इमोशंस जो है क्या वो हार्ट से आते हैं, जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, क्या वो हार्ट से आती है? नो। हर एक जो भावनाएं आपके अंदर में आएंगी, हर एक फीलिंग जो आएगी, वह सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क में ही आती है, ठीक है। यह सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क में ही आती है, बाकी कहीं भी नहीं। तो देयर इज नो रोल ऑफ हार्ट, जो हृदय है उसका इसमें कोई रोल नहीं होता। चाहे आपको भले लिखने को कुछ लिखा हुआ कुछ भी मिल जाए कि आप, या आपको कोई कभी बोल सकता है कि आप अपने दिल से सोचकर बताओ, आप दिल से सोचकर नहीं बता सकते। दिल का काम होता है, जो हृदय है इसका काम होता है कि आप अपने
ब्लड को पंप करो, इतना ही हृदय का काम होता है। इट इज ओनली द ब्रेन विच हैज ऑल द इमोशन। सिर्फ ब्रेन जो है वह सभी भावनाओं को नियंत्रित करता है। सिर्फ ब्रेन जो है वही सभी भावनाओं को नियंत्रित करता है। राइट पार्ट ऑफ माइंड और लेफ्ट पार्ट ऑफ माइंड वाला मत सोचना अभिषेक, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फ्रंटल पार्ट होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। ब्रेन को बायोलॉजिकली सिर्फ 3 हिस्सों में ही विभाजित किया जाता है, ठीक है। एक फ्रंटल पोर्शन, एक है मिडिल पोर्शन और एक है बैक पोर्शन, हैंड पोर्शन। तो अग्रभाग, मध्य भाग और जो पीछे का जो पोर्शन है, जिसको हम कई बार स्टेम सेल उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के नाम से भी जाना जाता है। तो वो हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे का हिस्सा है, ठीक है। तो ये पार्ट होती हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे। ब्रेन के जो अगले, पिछले और बाकी जो हिस्से हैं उसके बारे में हम लोग एक एक जगह के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीनों पार्ट को देखेंगे, तीनों का क्या रोल होता है इसको भी देखेंगे। विकास, इसमें जो क्वेश्चन है, जो ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। ब्रेन के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बायो में जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो परिसंचरण तंत्र के बाद आएंगे, ठीक है। यादाश्त कैसे बढ़ाएं? बादाम खाने से तो नहीं बढ़ेगा। बादाम खाओगे तो उससे तो नहीं बढ़ेगा, बट आप खा सकते हो। देखो, एक चीज होती है जिसके बारे में हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे कि जैसे आप ये सोचते हो ना कि मान लेते हैं हम कुछ भी पढ़ते हैं और याद नहीं होता, तो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हो, आप उसको रिकॉल नहीं करते। रिकॉल करने का मतलब होता है कि आप ब्रेन पे थोड़ा जोर डालो कि भाई हमने जो पढ़ा था उसको हम वापस रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने सुबह में कुछ पढ़ा होगा, सुबह में हो सकता है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कम से कम इतना मैं आप लोगों से उम्मीद करके यह क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो अगर आपने सुबह में कुछ पढ़ा तो आपने पढ़ जरूर लिया है, वो आपके माइंड में स्टोर हो गया है, लेकिन जब तक आप उसको रिकॉल नहीं करोगे मतलब फिर से उसको याद करने की कोशिश नहीं करोगे कि हमने क्या पढ़ा था सुबह में, तब तक ब्रेन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को, मस्तिष्क ने उस सूचना को स्टोर करके रख लिया है, संचित करके रख लिया है, वो आपके ब्रेन में होगा, लेकिन जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप में से कुछ लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर में 2 तरीके की मेमोरी होती है, एक होती है रैम मेमोरी, एक होती है रोम मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी वाला पार्ट होता है जो आपका मेनली हार्ड डिस्क का पोर्शन है, कि उसमें जो स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं उसको रोम बोलते हैं, और एक रैम होता है जो क्विक इंफॉर्मेशन देता है। तो जो रैम मेमोरी है वो तभी काम करता है जिस समय आपका कंप्यूटर ऑन है, एक बार आप उसको ऑफ कर दो, दोबारा करो, रैम सब चीज भूल चुका होता है, बट कंप्यूटर में वो स्टोर होता है। तो ठीक वैसे ही ब्रेन में रैम और रोम दोनों का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने वो रिकॉल कर लिया तब आपके मस्तिष्क को याद है कि अच्छा ये वाला इंफॉर्मेशन ये बार बार मांगता रहता है कि क्या हमने सोचा था उस समय या क्या पढ़ा था। आप कोई एक टॉपिक ले लो, आप 5 बार बस उसको रिकॉल कर लो, 5 से 6 बार आप रिकॉल कर लो कि हमने सुबह में क्या पढ़ा था, उसके बाद आप उसको भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रेन हमेशा वो याद रखेगा कि ये जो पर्सन है ये सेम इंफॉर्मेशन को 5 बार 6 बार पूछ चुका है कि भाई क्या उस समय हमने पढ़ा था वो बताओ। तो जब आप उसका बार बार यूज करोगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं होगा। और मेमोरी के लिए आप कितना भी बादाम खाओ फायदा कम होगा जब तक कि आप खुद से उसके लिए काम नहीं करोगे, ठीक है। देखो, बुक का मैंने कई बार बोला है, बुक आप कौन सी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा। गुस्सा होने के पीछे भी माइंड का खेल। हाँ, देखो, गुस्सा हो जो भी हो ये सभी फ्रंटल पार्ट है, जो भी हमारे शरीर मस्तिष्क का जो अग्रभाग है, हर एक इमोशन के लिए हमारे मस्तिष्क का अग्रभाग ही जिम्मेदार होता है। आपके आईक्यू के लिए भी, कि आप कितने तेज हैं कितने नहीं हैं, इन सभी के लिए भी। स्टैटिक तो हमेशा काम आता है, 2028 क्या 2038 में भी काम आएगा। चलिए, तो अगले सेशन में मिलते हैं और ब्रेन के बारे में फिर बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। रिकॉल करने का मतलब जो पढ़ा है उसको याद करो,
जैसे आपने सुबह में पढ़ा ना कि मान लेते हैं आपने न्यूज देखा हो कुछ भी, तो याद करो कि सुबह में क्या पढ़ा था, 2 बार 4 बार कर लोगे फिर हो जाएगा। गलतियां तो दिमाग करती है लेकिन भुगतना आपको पड़ता है। तो दिमाग भी तो आप ही का है, तो उसका कुछ तो फायदा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू।